पहले विराट कोहली हुए टीम इंडिया से बाहर और अब श्रेयस अय्यर को लगी चोट। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की बड़ी मुश्किल है, प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड की, एक ऐसी सीरीज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी बहुत बड़ी सीरीज है और इंग्लैंड भारत के घरेलू सरजमी पर हराने का इरादा लेकर आई है। लेकिन भारतीय प्लेइंग 11 को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए सरदर्दी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत को बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। दरअसल पर्सनल कारणों की वजह से विराट कोहली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर हो गए हैं और ऐसा एक मुकाबले के लिए नहीं बल्कि 2 मुकाबलों के लिए है। मतलब पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में विराट कोहली आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर नहीं आएंगे। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी सरदर्दी बढ़ चुकी है और इतना ही नहीं, जब श्रेयस अय्यर चोटिल हुए तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है और अब तो लगता है कहीं वो अंग्रेजों का सपना पूरा न हो जाए। लेकिन फिर बाद में रोहित शर्मा ने अचानक कई युवा धुरंधरों की एंट्री करवाई है और पूरी तरह से प्लेइंग 11 को बदल कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं कि करके क्या रहेगी पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, खासतौर पर तीसरे, चौथे और 5वें दिन। लेकिन मैं बता दूं आपको कि पहले 2 या 3 दिन बल्लेबाजों का भी बोलबाला रहता है। तो ऐसे में टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई और स्पिन डिपार्टमेंट में गहराई चाहिए और कप्तान रोहित शर्मा ने इसके लिए धुरंधर खिलाड़ियों की एंट्री करवाई है। अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर क्या अपडेट है और उनकी जगह प्लेइंग 11 में क्या रहेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट को बखूबी धारण किया है और कुछ ऐसा धारण किया है कि टीम इंडिया की हर प्लेइंग 11 में इनकी जगह पक्की बन जाती और इनफैक्ट अब तो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब कप्तानी के तौर पर एज अ बैट्समैन विराट कोहली के न होने से इनके ऊपर भार बढ़ जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ अच्छी शुरुआत दिलाना, टीम इंडिया को अच्छा इंपैक्ट डालना, जरूरत पड़ी तो विस्फोटक अंदाज में जो अंग्रेजों का बेस बॉल है उसमें उसी भाषा में जवाब देना रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालांकि बल्ला उतना ज्यादा अच्छा नहीं चला, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में जो फॉर्म और लय हासिल करी वो उम्मीद करते हैं आने वाले सीरीज में भी बरकरार रहेगी। इनके साथ में ओपनिंग जोड़ीदार कौन होगा, कोई डाउट नहीं, नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। पिछले कुछ समय से यशस्वी जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी जगह को पुख्ता किया है। वो इसीलिए भी क्योंकि यशस्वी जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। T20 और वनडे फॉर्मेट में बहुत से विस्फोटक अंदाज में रन बनाते हैं, बड़े से बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भी अपनी बल्लेबाजी की अब वो गहराई दिखाई है, वो धैर्य दिखाया है और एक शतक लगाया था अपने डेब्यू मुकाबले में और वहीं से उनकी जगह हर मैच के प्लेइंग 11 में पक्की कर दी गई है। तो ऐसे में भारत की इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के रूप में पक्की हो जाती है। नंबर 3 पर शुभमन गिल का नाम आता है। खुद शुभमन गिल ने अपने आप को 1 नंबर पीछे यानी तीसरे पोजीशन पर धकेला है, वरना ये तो ओपनिंग जोड़ी के प्रबल दावेदार थे। अब शुभमन गिल के पास वो हर एक खेल नजर आता है, हर एक वो इंटेंट नजर आता है जो टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए, जो T20 फॉर्मेट में चाहिए और जो वनडे फॉर्मेट में चाहिए। भारत के हर फॉर्मेट में जगह बनाने वाला ये खिलाड़ी अब आपको टेस्ट फॉर्मेट में जी हाँ चेतेश्वर पुजारा जो खेलते थे उस जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल जरूरत पड़े तो फिर जी हाँ पारी को संभालने की काबिलियत इनके पास में है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जहां विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं। ये क्रीज पर टिके रहे तो आपको वो इंटेंट और वो आक्रामकता भी नजर आएगी। तो ऐसे में जो शुभमन गिल हैं वो टीम इंडिया के लिए नंबर 3 की जगह बड़ी इंपॉर्टेंट साबित करते हैं। इनके आगे नंबर 4 पर जो नाम आएगा वो यहाँ पर श्रेयस अय्यर का आएगा। नंबर 4 को लेकर कंफ्यूजन अभी भी इसीलिए है क्योंकि विराट कोहली अवेलेबल नहीं है। ऐसे में श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे, लेकिन श्रेयस अय्यर की चोटिल होने के बाद नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि श्रेयस अय्यर उपलब्ध होंगे और अगर वो उपलब्ध है तो नंबर 4 पर उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया था कि KL राहुल को विकेटकीपर के तौर पर नहीं खिलाया जाएगा। ऐसे में अगर KL राहुल विकेटकीपर के तौर पर नहीं खेलते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।
अब श्रेयस अय्यर के पास भी वो सारे बल्लेबाजी के गुण नजर आते हैं, जहां वो विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं, वो धैर्य दिखाते हैं, अब वो एक संपूर्ण कला के खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने वनडे फॉर्मेट में भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। टेस्ट फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालांकि इनका बल्ला कुछ वैसा नहीं रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं अपने घरेलू सरजमी पर श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर इसमें कोई दो राय नहीं, केएल राहुल का नाम आएगा। अब विकेट कीपर के तौर पर साफ कहा है राहुल द्रविड़ ने कि केएल राहुल को नहीं खिलाया जाएगा, बल्कि एज अ बैट्समैन के तौर पर खिलाया जाएगा और नंबर 5 के दावेदार के तौर पर खिलाया जाएगा। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपने आप को शानदार वापसी के तौर पर पेश किया है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर पेश किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। केएल राहुल एक अच्छे खिलाड़ी है, नो डाउट वो बड़े इंटेंट नजर आती है, वो हिटिंग नजर आती है, लेकिन इस खिलाड़ी को देखकर तो यही भी कहा जा सकता है कि वो धैर्य नजर आता है, वो कूल माइंड नजर आता है। केएल राहुल के पास गेम सारे हैं, वो गेयर सारे हैं, जहां वो विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं, अब वो धैर्य दिखा सकते हैं। और केएल राहुल ने तो अब जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी उसमें भी शानदार शतक लगाया था, जहां पर केएल राहुल ने मुश्किल पिचों पर रन बनाए थे। अब तो खैर भारतीय घरेलू सरजमी पर है, स्पिन डिपार्टमेंट को अच्छा केएल राहुल खेलते हैं, तो यहाँ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे नंबर 5 पर। नंबर 6 की बात करेंगे तो नाम केएस भरत का आएगा बतौर विकेट कीपर, ये राहुल द्रविड़ ने कह दिया है। अब केएस भरत एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट कीपर के तौर पर देखोगे तो बहुत ही शानदार है। विकेट कीपिंग स्किल अनबिलीवेबल है इनके पास में। एज अ बैट्समैन अभी भी इंप्रूव होने की जरूरत है, क्योंकि उस तरह की अभी तक पारी आई नहीं है, मौके पड़ने पर वो इंटेंट नजर आया नहीं है। तो केएस भरत से आप उम्मीद करते हैं कि अपने घरेलू सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करे, टीम इंडिया को बल्लेबाजी में नंबर 6 पर गहराई प्रदान करे, और जो कि वो करना चाहेंगे। नंबर 7 की बात करते हैं तो वह नाम रविंद्र जडेजा का आएगा, टीम इंडिया के 3D प्लेयर का आएगा। अब इस खिलाड़ी का क्या ही कहना, बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है, चाहे फील्डिंग एफर्ट हो, चाहे बॉलिंग एफर्ट हो, चाहे बैटिंग एफर्ट हो, ऑलराउंड पैकेज देते हैं और देते रहेंगे। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए नंबर 3 के दिन, 4 के दिन और 5वें दिन ये शानदार गेंदबाज बन जाते हैं, जहां पर क्रैक्स आने शुरू होते हैं, पिच इनके अनुकूल होती है और बल्लेबाजी में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी जरूरी है। और 7वें पायदान पर अगर जडेजा जैसा बैटर आपके लिए उपलब्ध है तो आपकी बैटिंग में गहराई है। गहराई तो तब बढ़ जाती है जब नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन खेलते हैं। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन का नाम टेस्ट फॉर्मेट में काफी है, भारतीय घरेलू सरजमी पर हो तो इनका खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके तरकस में हार वो तीर नजर आता है जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। स्पिन गेंदबाजी में सारे वेरिएशंस है, बल्लेबाजी में गहराई देते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में वो शॉट नजर आते हैं, वो इंटेंट नजर आते हैं, गहराई इनके पास में है, वो बल्लेबाजी में जरूरत पड़ी तो एक वो धैर्य दिखा सकते हैं, वो बैटिंग लाइनअप में गहराई है। तो नंबर 8 पर आपके रविचंद्रन अश्विन होंगे। नंबर 9 की बात करेंगे तो नाम कुलदीप यादव का आ जाएगा। अब कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट के लिए टीम इंडिया के अनुकूल रहेंगे। चाइनामैन गेंदबाज है, इनके गेंदों को पट पाना इतना आसान है नहीं। तीसरे, चौथे और 5वें दिन इनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, चाइनामैन गेंदबाज के तौर पर भी बढ़ जाएगी और टेस्ट फॉर्मेट में ये वापसी कर रही हैं, इसीलिए भी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। और कुलदीप यादव आपको बल्लेबाजी भी छोटी मोटी करके देते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स। कुलदीप यादव के पास वो स्किल नजर आती है जहां वो एक क्रीज का एक छोर संभाल सकते हैं, इसलिए 9 पोजीशन पर कुलदीप यादव अपनी जगह पक्की करते हैं। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आ जाएगा। अब ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल का है, टीम इंडिया का उपकप्तान है, तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। टीम इंडिया 2 तेज गेंदबाजों के साथ में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें पहला नाम जसप्रीत बुमराह का ही है। अब जसप्रीत बुमराह नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, मिडिल ऑर्डर निकालने हो, जोड़ी और पार्टनरशिप को तोड़ना हो, जसप्रीत बुमराह हर वो काबिलियत रखते हैं। और 11वें पायदान पर नाम आपके मोहम्मद सिराज का आएगा। मोहम्मद सिराज भी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आते हैं, टेस्ट फॉर्मेट के आक्रामक गेंदबाज माने जाते हैं, टीम इंडिया के लीडरशिप गेंदबाज हैं, वो अग्रेशन नज़र आता है, वो इंटेंट नज़र आता है, गेंदबाजी में वो बाउंसेस नज़र आती है, वो स्विंग नज़र आते हैं और फिर वो काबिलियत भी नज़र आती है। और टेस्ट फॉर्मेट में इनका अपना फॉर्मेट नज़र आता है, उस लिहाज से भी इनकी जगह प्लेइंग 11 में पक्की है। तो ये वो 11 खिलाड़ी है जिसमें रजत पाटीदार को स्क्वाड में तो जरूर शामिल किया गया है विराट कोहली की जगह, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह मिलती हुई दिखेगी तब जब श्रेयस अय्यर हो जाएंगे बाहर, लेकिन उनके चांसेस नहीं लगते। तो यह टीम इंडिया की प्लेइंग 11, आपकी क्या राय है?